अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। हंगामा खेज सियासी सरगर्मियाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही हैं। 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा आखिरकार सामने ज़ाहिर हो गया है, मगर इसके सामने आते ही हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद कहीं गायब हो गया है और अचानक ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। ये वो आइनी तरमीम का मसवदा था जिस पे अपोजिशन जमातें भरपूर अंदाज से, बल्कि वकला तंजीमें भी एहतजाज कर रही थी और उनके मुताबिक ये आइनी मसवदा अदलिया पर एक और बड़ा हमला है जो माजी में भी होते रहे हैं। इससे पहले के प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, मुख्तसरन आपको बताते चलें कि जो मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम है इसको लोग क्यों अदलिया पर हमला कहते हैं और फिर इसके क्या नताइज हो सकते हैं। आसान ज़ुबान में आपको बताते चलें कि नई वफाकी आइनी अदालत जो बनने जा रही है वो पुरानी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर बनाने की तजवीज़ की गई है। काजी फायज़ ईसा का नई ताकतवर वफाकी आइनी अदालत की सरबराही का इम्कान है। जजों की तैनाती के लिए नए जुडिशल कमीशन में सियासतदानों की शराकत दारी होगी। सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो अख्तियारात और आइनी मामलात नई वफाकी आइनी अदालत में मुंतकिल करने की तजवीज़ है। नई वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जजेस की तैनाती वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में होगी। नई वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस साहिबान मुस्तकबिल में मेंबरान कौमी असम्बली की कमेटी की अक्सरियत से मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजों के पैनल से कौमी असम्बली की कमेटी में होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान कम होता जा रहा है। जजों की तैनाती करने वाले अदालती कमीशन की सरबराही भी नई वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के पास चली जाएगी। नए अदालती कमीशन के पास हाई कोर्टों के जजों की कारकर्दगी जांचने का अख्तियार आ जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जबकि नई वफाकी आइनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएंगे। नई वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र की हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदा 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। रिट दरख्वास्तों पर हाई कोर्टों के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकेगी, बल्कि नई वफाकी आइनी अदालत में ये अपीलें सुनी जाएंगी। नई वफाकी आइनी अदालत हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त को दूसरी हाई कोर्टों में मुंतकिल करने का अख्तियार भी रखेगी। अदालती कमीशन की सिफारिश पर हाई कोर्ट के किसी जज का दूसरी अदालत में तबादला किया जा सकेगा। जजों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने वाले जुडिशल काउंसिल की सरबराही भी नई वफाकी आइनी अदालत के हाथ में चली जाएगी। आर्टिकल 63A में मुजवज़ा तरमीम के जरिए अपनी पार्लिमानी पार्टी के हुक्म के बरखिलाफ आइनी तरमीम पर वोट डालने वाले मेंबरान असम्बली का वोट शुमार होगा और इसकी सज़ा महज रुकनियत से महरूमी होगी। तो ये मुख्तसर जो खुलासा है जो आइनी तरमीम सामने आ रही है, और अब सुनने में ये आ रहा है कि मज़ीद 1 हफ्ते से ज़ायद कुछ अरसे के लिए जो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का जो इजलास है दोनों ऐवानों का वो आगे चला गया है और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम इवेंट के ऊपर अटेंड करने के लिए जा रहे हैं मुल्क से। इस सिलसिले में हम बात करेंगे इस आइनी तरमीम के हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है इस वक्त, जो कि मरकज़ निगाह है तमाम सियासतदानों और हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों की, उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हमायूं मोहम्मद, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के लीडर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी तरफ ही आएंगे क्योंकि सब आपकी पार्टी की तरफ ही सबका इस वक्त रुख है। क्या हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब फौरी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर पाए, क्या उनको कुछ इख्तलाफ हैं और वो किस हद तक हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद का साथ दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जिन लोगों के पास अक्सरियत होती है तो हमेशा के लिए ये अक्सरियत ही बिल्डोज़र से बिल्डोज़ करते रहते हैं
वो लोगों को मौका नहीं देते कि वो सोचे और समझे। एक ऐलान हो जाता है कि ये कानून ले हो गया, और फिर ये ऐलान हो जाता है कि ये पास हो गया, और ये मौका नहीं मिलता कि लोग पढ़ें और पढ़कर उस पर अपना फैसला दें। तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत ये करना चाहती थी इस आईनी तरमीम में, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको रोक दिया कि ऐसा नहीं होगा। ये तो ठीक हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत में कोई लचक है ना, इससे लोग उनके पास जाते हैं, उनसे कोई उम्मीद रखते हैं, और वो भी सोचते हैं तो फिर ज़ात का नहीं सोचते, अपनी कौम का सोचते हैं। ये जो आईनी तरमीम के बारे में आपने तफसील बताई हो जो आजकल है, हमारी राय के मुताबिक हम तो किसी एक आदमी के लिए तरमीम नहीं करना चाहते, और हम उसूली तौर पर इसकी भी मुखालिफ है कि एक आदमी ने अपना टाइम पूरा कर दिया फिर क्यों बैठता है। दूसरा आदमी तो वो मुल्क का दुश्मन तो नहीं आता है, वो भी इसी के मुताबिक आता है। ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है। इन हजरात का आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ, तो लोग समझते थे कि हो सकता है वो हम पर असरअंदाज हो, लेकिन किसी के आने से आपकी दलील की क़ुव्वत कमज़ोर नहीं होती। आप अपनी बात समझा सकते हैं तो हमने अपनी बात समझाइए। हम कल भी अपोजिशन में थे, आज भी अपोजिशन में हैं, और हम हुकूमत के कम से कम इस दाव पेश में नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल मौलाना साहब का किरदार बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, कौम को मान लेना चाहिए। और मौलाना साहब शायद हुकूमत से बढ़ के दाव पेच लगाएंगे। बहरहाल कमरुल इस्लाम साहब, आपकी हुकूमत है नून लीग की, तो क्या जल्दी क्या थी यार? ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या जल्दी है कि 25 अक्टूबर को एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है, और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। तो क्या ये आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले मंजूर करवाना हुकूमत के लिए लाज़िम है? बिल्कुल ना लाजिम है, ना कोई बहुत दिली ख्वाहिश है। सीधी सी बात यह है कि जितनी तरामीम इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, 4 मीटिंग्स हुई कल स्पेशल कमेटी की, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमा थे उसमें चीज़ें डिस्कस हुई, और उसी के जो मंशा थी, ओवरऑल कलेक्टिव एक जो विजडम थी, उसने प्रिवेल किया, और इसको वसी तर मशावरत के लिए, और अगर जल्दी होती तो शायद फिर असम्बली का इजलास आज भी जारी रहता, या अगर आज न रहता तो परसों से होता। तो मेरा ख्याल है हमेशा से आईनी तरमीम, सवाए एक दौर में जब 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शामिल थी, 18वीं तरमीम को देखने बड़ी लंबी मुशावरत हुई थी, तो इंशाल्लाह मुशावरत के बाद इसमें से चले। मुशावरत तो आपने भी कहा होगी, मगर आपको आपकी हुक्मरान जमात ने ये आईनी तरमीम का मसवदा कब दिया? हमें अभी तक कोई मुसवदा, जिसे मुसवदा कहा जाता है, अभी तक नहीं मिला। देखें, मैं दो चीज़ें, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कह रहे हैं, मुझे क्या पेश कर रहे हैं उनके आगे? नहीं, एक होता है जो ड्राफ्ट बिल होता है। ड्राफ्ट बिल कब ले होता है? जब कैबिनेट से गवर्नमेंट का बिल। लेकिन एक चीज़ है तजावीज़, ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपसे तजावीज़ भी नहीं ली गई? ये आपसे तजावीज़ भी नहीं शेयर की गई? ये तजावीज़ तो डिस्कस होती हैं। अच्छा, आपको ये मिली है तजावीज़? मुख्तलिफ लेवल। मैं यही पूछ रहा हूँ, कब मिली आपको? पहली दफ़ा कब मिली? आपने कब देखी है? जो तजावीज़ कल सामने आई, ये शायद पहले ड्राफ्ट में नहीं थी। पहला ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन ने बनाया, इस पे दीगर फिर पीपल्स पार्टी शामिल हुई। तो ये सारी एक नया है, ये नया ड्राफ्ट है। नहीं, ये आपके पास है, ये जो समरी आपने निकाली। तो क्यों नहीं मंजूर करवा सके? ये तो बहुत बड़ी नाकामी है आपकी। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी का है। इन आईनी तरमीम के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो क्रिमिनल जस्टिस के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं उन पे है। सेक्शन 199 जैसे आपने खुद कहा कि जिस तरीके से उस पे है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, तो अभी आपने कहानियां पढ़ी कि जब 12 साल के बाद सजा हुकूमत नाकाम होगी ये आईनी तरमीम मंजूर करवाने में? नहीं, तो क्या आईनी तरमीम मंजूर कोई इसमें हुकूमत की नाअहली है, कोताही है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर है तो फिर उस पूरी आपने जिस शख्स को आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया और सेंटर बनाया, फैसल वाडा, वो जरा सुने हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। एक शख्स की राय को तो आप नहीं कह सकते। हुकूमत की आप क्या समझते हैं? तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही, और फिर क्या नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अहल और नकम्मे, ये आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से ये सेनेटर बने, इनके बारे में आप कुछ फरमाएं। 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि मैं अगर तरमीम नहीं होनी तो मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ। तो मतलब एक किसी की स्लिप ऑफ टंग को, किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ये अहल और नकम्मा, किसके बिहाफ पे कह रहे हैं? ये अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा, इनके पीछे कोई नहीं है? पीछे तो अपनी ज़ात है इनकी, और आपकी पार्टी इनके सपोर्ट नहीं कर रही? देखें, जब एक इंडिविजुअल राय देता है एक बंदा, मैं दे रहा हूँ, तो अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हर जुमला बोलने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ के आ रहा हूँ कि ये बोलूँ या ना बोलूँ। तो हर शख्स की शख्सियत होती है। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, ये सब नाअहल हैं। वो यही कह रहे हैं हुकूमत नाअहल और निकम्मों की है, सब नाअहल और निकम्मे। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि हर शख्स का अपनी अपनी राय, अपनी अपनी जुबान होती है। तो अब जाहिर है मेरी जुबान थोड़ी सा डिफरेंट होगी, आपकी जुबान की काट आपके बंदे ज्यादा होगी। हर उस हाउस के अंदर जो हमारे इस वक्त 212 बंदे मौजूद हैं, तो हर एक की एक राय तो नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर हमायूं साहब, मैं आपके पास आने से पहले आपके भी एक बंदे का बयान चलाने चाहता हूँ, और अभी तक आई एम श्योर वो आपके भी बंदे, शेर अफजल मरवत साहब, देखिए वो क्या कह रहे हैं उन अपने कुछ अरकान के हवाले से। ये किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 7 हमारे MNA अगवा किए हुए हैं, पंजाब हाउस में रखे हैं, और हमारे 2 MNA ऐसे हैं जो बिरने मुल्क थे और हमने इनको कहा कि मत आओ, और ये फिर भी आए। इनमें से चंद ऐसे थे जो पहले से उनकी कमिटमेंट्स थी, तो बिरने मुल्क से भी आ गए। और हमने यानी उमर अयूब खान ने 7 दिन पहले सबको कहा हुआ था इन तमाम को कि अंडरग्राउंड चले जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वालिहाना पंता लगाव था उनका कि वो आए, हमारे साथ रब्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके गोद में बैठे हुए हैं। ये आपके सेनेटर हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे लोग अपनी मर्जी से, खुशी से, वालिहानापन से जो है वो छुपे हुए हैं और वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कहेंगे शेर अफजल मरवत साहब के इस दावे के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ये जी हमारे MNA है, सेनेटर नहीं है, लेकिन MNA इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेनेटर, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। देखिए इस तरह है कि अगर आपको पार्टी ने कहा था कि आप लोग बाहर रहो या आप लोग अंडरग्राउंड लो, तो सवाल तो उठता है कि आप क्यों बाहर निकले हो। मतलब मेरा भी ये सवाल उठेगा कि ये क्यों है, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं जो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों का मसला है, किसी और ने उनको बरगलाया नहीं है। मसला इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मसला किसी हद तक ये है कि जब आपको कहा जाता है कि इस सिचुएशन में बाहर ना निकलो, तो फिर आप क्यों निकल रहे हो? जब आपको पता है आप वल्नरेबिलिटी आपकी हो सकती है, आप क्यों निकल रहे हो? तो किसी हद तक वो सही कह रहे हैं, एंड आई एग्री विद हिम, किसी हद तक बिल्कुल ये कह रहा हूँ। ये कह देना कि उन लोगों का अपना मसला है और वो खुद ये कर रहे हैं और उधर कर रहे हैं, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन मार्क करके उसकी तहकीक जरूर कराऊंगा। ठीक है, ये चीज नहीं हुई, आज तो अमेंडमेंट पास होते होते रहेगी। देखिए ये तो अभी देखिए ये सारी चीजें आफ्टर मैथ में होती हैं। ये सारी चीजें जब कोई, लेट्स पुट लाइक दिस, जैसे अब कह रहे थे ना कि वावडा साहब ने कहा था कि मैं तो इधर कोई चाय पीने तो नहीं आया। देखिए बात ये हो जाती है कि वो वाकई जो इस तरह है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने 3 ऐसे लोगों को चुना, 3 ऐसे बल्कि 4 ऐसे लोगों को चुना कि जिनका बैकग्राउंड इनके बैकग्राउंड से नहीं मिलता। एक ठीक है इनके एलाइज है, वो एमल वली साहब है, उनको चुना इन लोगों ने है, किसी और ने नहीं किया। फिर एक वावडा साहब हैं, एक मोहसिन नकवी साहब हैं और एक काकड़ साहब हैं। ये 3 ऐसे हैं जो इनकी पार्टी के साथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट नॉर्मली तो हम समझते थे किसी और तरीके से। वाडा साहब भी तो आपके प्रोडक्ट नहीं। देखिए मेरे ख्याल में वाडा साहब ने हमसे स्टार्ट लिया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी स्टार्ट दिया था वैसे। हाँ जो भी है वो उसमें वो अपने इमरान इस्माइल साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उस बेसिस पे वो स्टार्ट हुए थे अपनी जगह।
लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको कहा गया था कि काली आंधी आएगी और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कराची के साहिल की तरफ एक बड़ी तेज़ आंधी आ रही है, उससे पहले ही ख़त्म हो गई है। तो ये भी उसी तरीके से काली आंधी थी जो अपनी मौत खुद ही मर गई। लेकिन कौन किसकी बात? ये जो चेंज आना चाह रहे थे ना, ये आईनी तरमीम थी। देखिए, ये आईनी से ज़्यादा आहनी तरमीम लेकर आ रहे थे, क्योंकि इससे स्ट्रेंथन जो थी ना, इससे स्ट्रेंथन मेरे लिहाज से पार्लियामेंट से ज़्यादा ये और हलकों को स्ट्रेंथन करती थी। ये आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा था। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव को, आप जुडिशरी को और आप लेजिस्लेशन को, इन लेजिस्लेटर्स को, इन तीनों को सेग्रीगेट करते हैं। ये क्या कर रहे थे? ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के नीचे लेकर आ रही थी। सो दैट मींस नाउ जुडिशरी वुड बी मैनिपुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। और उस चीज के लिहाज से, और प्लस जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, इनके ये दांत भी काट रही थी, इनके ये नाखून भी काट रही थी, और बेसिकली उसको ऊपर बिठा दिया, लेकिन उसके पावर जो थे ना, लोअर कोर्ट से भी शायद कम हो गए थे। ये सारी चीजें करने का मेरा ये ख्याल था कि इट वाज अ वेरी बैड। मैं इस बात पे मैंने आज 2-3 जगहों पे कहा है, और मैं इस बात पे ये ज़रूर कहता हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आई थैंक मौलाना साहब कि उन्होंने इस जगह पे जो शुरू में वो कह रहे थे कि बड़ा प्रेशर था, और उनके साथ आसपास लोग बहुत कह रहे थे। कुछ कबल वक्त नहीं है आपका ये थैंक यू। देखिए, इस वक्त एज ऑफ टुडे, देखिए एज ऑफ टुडे, कबल वक्त की बात नहीं है, एज ऑफ टुडे ये कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, बात ये होती है, अगर उन्होंने वोट दे दिया तो आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने। इंपॉर्टेंट चीज ये है, असल चीज इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन सब चीजों के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। वो डिबेट कम से कम, जैसे इसहाक डार साहब ने हाउस में कहा था कि हम लोगों ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसके ऊपर 4 साल हमने काम किए थे। सही है। यहाँ पे आप एक आइन को बदलने की और मेजर चेंजेस कर रहे हो, और आप उसमें आधा घंटा दे रहे हो। आप अपने साथियों को, आप अपने ऑपोजिशन के लोगों को, यहाँ तक कि इसहाक डार जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी नहीं पता था कि क्या आ रहा है। तो क्या आप इतनी क्या मसला है? फेयर इनफ। आई थिंक डिबेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मामला रिबेट के चल रहे हैं शायद। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप हर लेवल पे जाके देखते हैं कि चलो ये अच्छा हुआ, आप उस वक्त थैंक यू कह लेते हैं। अरे तो अब इट गोज। वैसे आपको अगले 10 दिन तक थैंक यू मौलाना कहते रहना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद सब दूसरे आम मामलात भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब भी, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक। असद का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जिनके दौर में उनके अपने लीडर इमरान खान ने एक दफ़ा ये इंकशाफ किया था कि वो खुफिया एजेंसियों की मदद से कानून साजियाँ करते थे, तो आज असद कैसर साहब सवाल उठा रहे हैं कि ये आईनी तरमीम का मसवदा कहाँ से आया। आइए पहले सुनते हैं। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया। जी मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, आपको तो कुछ अंदाज़ा होगा, मौलाना फजल रहमान साहब को भी अंदाज़ा होगा कि ये ड्राफ्ट कहाँ से आया, तो फिर आपके ख्याल में कहाँ से आया ये ड्राफ्ट? आपको भी तो थोड़ा बहुत कुछ तजर्बा होगा। वो शायर कहता है, मीर क्या सादा बीमार हुए जिनके सब, उसी अवतार के लोंडे से दवा लेते। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप लंदन में तो नहीं है? तो ये आपकी पॉलिसी है पार्टी की जो आपने शेयर पढ़ा है? मैं अर्ज करता हूँ ना। अच्छा। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको हालात का इदराक नहीं है। हमेशा ताकत को सलाम हो लोगों ने किया, तो जिन लोगों का हक ही नहीं बनता बैठने का, वज़ीर आज़म बनने का, तो क्या वो किसी एक फोन पर ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे? नहीं, आप उन्हें गले लगाई जा रहे हैं, मेरे उनके साथ चाय पी रहे हैं, तो वो तो हमारी वफादारी है ना। हम दरवाजा तो बंद नहीं कर सकते, हक नहीं बनता हमारा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरी राय के मुताबिक 180 सीटें मोहम्मद साहब लोगों की हैं, वो 180 सीटें लेकर किसी और को दिए गए,
तो ये लोग अपने वोटों से आए, ये अपने इख्तियार चला सकते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। खैर देखा, आप इधर ही रहते हैं ना। अच्छा, काम रहना तो आपने यही है ना, काम चला। और किसी आदमी को आप इस तरह वापस भी तो नहीं कर सकते। इसको बिद्दत समझ के कर रहे हैं। अपनी राय भी आप मनवाएंगे ना, अभी आ रही सारी बात है ना। इसको मकरू फेल समझ के कर रहे हैं, क्या करेंगे? करता हूँ बातों का हालात का जबर आ जाता है। अच्छा, लेकिन आप क्या जबर, क्या सवाल बहुत अजीब है। आप पे किसका जबर हो सकता है? मैं कहता हूँ आपका सवाल अजीब है। इस्लामाबाद में बैठ कर आप पूछने किसने कहा? नहीं, आप बता दें, मतलब इसको क्या मकरू फेल समझ के आप सपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे? मेरे ख्याल है जिसका ना गुनाह ना सवाल। मैं ये समझता हूँ कि काजी फैजी साहब का चेहरा उनको अच्छा लगा है, उनको मजीद खिदमत का मौका देते हैं और आने वाली चीज़ों से उनको खतरा लगता है। तो ज़ाहिर ऐसे ही होता है, 76 साल से ऐसे ही होता है, आज भी ऐसा हो रहा है। मैं ख्याल आप काजी फैज़ को मजीद उनके आईनी अदालत का सरबराह बनाने के हक में अगर कोई ऐसी तजवीज़ है? मैं तो कहता हूँ उनको अब टाइम पूरा करके चला जाना चाहिए। अच्छा, ये उनकी भी इज्जत है और हमारे लिए भी इज्जत है हमारी। और अगर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे आप? देखो, यहाँ तो मुशर्रफ भी आए और बैठा रहा, तो हम क्या कर सकें? हाँ, अपनी राय देंगे। बल्कि आप तो 17वीं तरमीम का बड़ा फाल हिस्सा थे। हाँ, बस हमारे साथ झूठ बोला। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, मैं आपको ज़रा हामिद खान साहब का एक बयान सुनाना चाहता हूँ। उसमें आप लोगों को बड़ा खबरदार किया गया है, ज़रा मुलाजा करो। हम यहाँ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। इस सुप्रीम कोर्ट को कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, किसी किस्म का भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम वकीलों की तौर पर इंशाल्लाह 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़ेरे हम एक कौमी कन्वेंशन कर रहे हैं। वहाँ से इंशाल्लाह हम मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। कोई जाली आईनी पैकेज को हमने कबूल नहीं करना, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। एक चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज होता है, वही चीफ जस्टिस बनता है। हम उसके साथ हैं पूरी तरह और हम मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर आज ही मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन किया जाए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 अक्टूबर ऑनवर्ड। जी कमरुल इस्लाम साहब, आपने खुद कहा पिछले सेगमेंट में कि 25 अक्टूबर से पहले ज़रूरी नहीं है आईनी तरमीम हो, तो आपकी राय में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का तो फिर नोटिफिकेशन हो ही जाना चाहिए? ये बिल्कुल एक मुनासिब वक्त पे उस 25 से पहले हो जाना चाहिए। और दूसरा, हामिद खान साहब क्या हैं? ये किसी बार के वाइस चेयरमैन हैं, बार काउंसिल के हैं, ये साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, लेकिन ये किस और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मैं और वकला तंजीमों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनकी। जी बिल्कुल, यही वो रवैया था जिसने सुप्रीम कोर्ट को इस नहज तक पहुंचाया कि आज वो ख्वाजा साहब ने कल ट्वीट किया था कि रजिस्ट्रेशन करा लें पार्टी में। ये हमारे दफा ने जो जुगत मारी थी इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये जब ये सियासी एटीट्यूड्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, यानी मंसूर अली शाह साहब ने अगर मौजूदा कानून और मौजूदा आइन के तहत चीफ जस्टिस बनना है तो वो बनेंगे 25 अक्टूबर, उनको कोई नहीं रोक सकता। कोई चार्जशीट तो नहीं है ना मंसूर अली शाह साहब के बारे में? ये जो मतलब कोई रेफरेंस आपकी हुकूमत ने दायर किया और मंसूर अली शाह साहब के बारे में कोई शिकायत कोई है? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जुगते मारने का क्या तुक बनती है? वजीर दिफा की जो ट्वीट थी वो मैंने भी देखी, तो उसका कोई जवाब है? एक वफाकी वजीर है वो, और वो कह रहा है कि अदलिया को सियासी जमात जिसम, उसका जवाब अभी हामिद साहब ने अपने बयान में फराहम किया। नहीं तो कोई रेफरेंस दायर करे ना, हुकूमत को रेफरेंस दायर करना चाहिए, करनी चाहिए। ये क्यों ताज मंसूर अली शाह साहब के सर पे पहना के और आप उनके कद को छोटा करना चाहते हैं, उनकी टांगें काटना चाहते हैं कि जी हम तहरीक चलाएंगे? भाई अगर लॉ ऑफ द लैंड की आज जो मौजूद है उसके तहत उनको दुनिया की कोई ताकत 25 तारीख को नहीं रोक सकती। तो ये वो एटीट्यूड है जिनकी वजह से ख्वाजा साहब को ये जुगत लगाने का मौका मौजूद है। मुझे बताएं, आप लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक इस वक्त आप पीटीआई के लोगों को तोड़कर, आप उनको अगवा करके, उन पे ब्लैकमेल करके उनके वोट हासिल नहीं कर सकते। तो आईनी तरमीम जो है पीटीआई के लोगों को तोड़े बगैर तो मुमकिन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आईनी तरमीम किसी बिल पे वोट करना एक्सेप्ट 3 चीज़ों पे, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब, अदम एतमाद और मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मनी बिल के साथ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे अगर पूरा पढ़े। नहीं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ
वो ये है कि इसके अलावा इस पे कहीं पे किसी जगह पे अगर कोई किसी ने वो वाली क्लॉज जो 63A का वो जो मजाक किया गया था उस वक्त कि जी यानी जुर्म हुआ ही नहीं तो वोट भी काउंट नहीं होगी, तो जो रीराइट किया गया था, तो उन चीज़ों की रोशनी में मतलब आइन का हिस्सा तो था ना, क्या तभी तो आईनी तरमीम के जरिए उसको लेकिन आइन में ये कहाँ लिखा हुआ था कि उसकी वोट काउंट नहीं तो फिर आपने आईनी तरमीम यानी मैं एक जुमला बोलूं तो आपने आईनी तरमीम में क्यों डाल दिया? मैं अगर वो नहीं था मैं आपके सवाल के जवाब में एक जुमला बोल रहा हूँ और कहा जाए कि अगर वो जुमला गलत है, कहीं किसी जगह खिलाफ वर्जी है, तो वो जुमला भी भाई उसको वापस मैं अपने अंदर घुसाऊं तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो ये वो रीराइट था। जी डॉक्टर हमारे साहब, ये 63A की जब तशरीह हुई थी चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के दौर में, तो उस वक्त आप लोग तो बड़े ही नालान थे, तो अब 63A तो आपको अच्छा लग रहा होगा हम जैसों की तरह। देखिए ऐसा है, मुझे नहीं पता कि क्या उस वक्त हम नाला थे या हम नहीं थे, लेकिन सिंपल सी बात है मेरी नज़र में, अब ये मेरी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हाँ। 63A जो है ना, 63A जो है ना, ये प्रिवेंटिव है और प्यूनिटिव है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए ना, तो आप दो काम करते हैं, एक उससे चोरी का माल रिकवर करते हैं और दूसरी आप उसको सजा देते हैं। ठीक है, ये जो आइन बदलना चाह रहे हैं, ये जो इसमें वो कहते हैं कि या आप मुझे सजा दोगे या मेरे चोरी का माल मुझे रहने दोगे, आप दोनों काम नहीं कर सकते। अगर मैं चोरी करते पकड़ा गया हूँ तो अगर आप मुझे सजा दे रहे हो तो ये चोरी का माल मेरा हो गया, और अगर आप मुझसे चोरी का माल वापस ले रहे हो तो फिर सजा किस बात की? मतलब ये इसके पीछे आइन में तो नहीं लिखा था। देखिए आइन में ये भी नहीं लिखा हुआ था कि सिर्फ इसी का हो गया। आप बेसिकली कॉन्सेप्ट समझे, ये फ्लोर क्रॉसिंग को प्रिवेंट कर रहा है। जब आपने फ्लोर क्रॉस कर दिया तो फिर किस बात का वो है? ये प्रिवेंटिव मेजर है, तो ये प्यूनिटिव भी है। नहीं मैयर तो प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन आइन में आप करवा लेते ना, आइन में चीज नहीं लिखी आपने, उसमें कैसे डाल? नहीं देखिए, उसमें दूसरी तरफ भी नहीं है ना, उसमें दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि आपने ये सजा दी है तो दूसरी नहीं दोगे, इसका मतलब या ये रोक दिया आइन में बहुत सी सजाएं नहीं है वो सारी लागू कर। नहीं ये बात नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजों में चूंकि ये आइन जो है इंसानों का बनाया हुआ है, इसमें कहीं कहीं कमी पेशी रह जाती है, इसीलिए जो जजेस होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं आइन को। हम एज लॉ मेकर हम लॉ बनाते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है ना वो जजेस करते हैं। ये उनका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, मैं उस लिहाज से करूंगा, उनका प्रोफेशन है, उस लिहाज से हो जाता है। अब ये बताएं ना, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहत जारी की है, वजाहती हुक्मनामा जारी की है, उसके मुताबिक पीटीआई के तमाम अरकान जो हैं वो ऑलरेडी पीटीआई के MNAs हैं और उनकी एक पार्लिमानी पार्टी है। तो आप लोगों ने इस वजाहत के बाद कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जो 80 MNAs हैं उनका, और अभी मजीद आपने कोई हदायत जारी की इस आईनी तरमीम के हवाले से तमाम 80 MNAs को? वो तो ऑलरेडी पहले ही दिए हुए थे, 80 के 80 सबको दिए हुए थे, सबको, क्योंकि एज फार एज हम कंसर्न थे, हमारे तो वो सारे के सारे जो 81 के 81 थे, सॉरी 80 के 80 थे, उन सबको दिया गया था, वन वे और अनदर वे उनको दे दिया गया था। बल्कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनको दोनों तरफ से चले गए थे कि जस्ट इन केस कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद के उसमें अंडर है, वहां से भी इंस्ट्रक्शन चली गई थी और पीटीआई की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन, ताकि दोनों तरफ से कवर कर सके, ये बात है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जब हम बात करते हैं, ये असल प्रॉब्लम तब आता है कि जो मेरी नज़र में जो असल प्रॉब्लम की जो जड़ है वो तो इलेक्शन कमीशन है। सही, इलेक्शन कमीशन को मेरे लिहाज से उसको ज़रा लाइन हाजिर करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि आप लोगों का क्या हिसाब किताब है, आप किस तरीके से, आपकी मतलब इंटरप्रिटेशंस क्या है। चले वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जो आ रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके हवाले से ज़रूर होगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, ये जो आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करती हैं तो आमतौर पे तासुर मिलता है, और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी ये तज्ज़िये किए जाते हैं कि वो शायद बलूचिस्तान की गवर्नरी ले लें, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरी ले लें, कुछ 4 वज़ारतें ले लें। तो क्या इस तरह के मामलात भी मौलाना फजलुर रहमान साहब डिस्कस करते हैं, और क्या अगर उन्होंने सपोर्ट की इस आईनी तरमीम की तो उनको कुछ ओहदे भी मिलेंगे उनकी पार्टी को, या ये आप अपना हक समझते हैं ये चीज़ें मांगना या हासिल करना? मेरे ख्याल में इमरान खान का दौरान ये तो गुजर गया ना, हम पर ये इल्ज़ाम था
माफ़ी चाहता हूँ कि हम हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते। तो इमरान खान आए 3.5 साल तो थे और हमारी पोजीशन भी शिद्दत वाली थी, लेकिन अब तो हुकूमत आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये तो उनकी मजबूरी हुई ना। अब जब हम इमरान खान के ज़माने में हमें ये तमाम ओहदे की पेशकश की गई, लेकिन हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। लोग हमें समझने में लोगों को गलती होती है, हम असल अपोजिशन है फ्राम डे 1 आज तक। ये दरमियान के अंदर अगर हमने पीपल्स पार्टी में हुकूमत में शामिल हुए तो अपने कुछ मकासद के ऐसा होता है कि हमारा हुजम बहुत कम होता है, हम अपने हुजम से अपने मकासद को नहीं पहुँच सकते। तो इन लोगों से कोई मुआहदा कर लेते, चलो हम आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, आप ये माने ये माने ये माने, तो सारे कुछ इकदाम हम मतलब आप लोग, आपकी पार्टी ओहदों में इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, हम नजरियाती लोग हैं, हम ऐवान सदर में दिलचस्पी नहीं रखते। मजीउल्लाह जान साहब, हम मकासद के एतबार से बात करें और तो कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। ये तमाम मोदी बीजे तो भी अब देखें ना, हम नहीं हैं हुकूमत में, ये क्यों परेशान है? इसलिए उनको पता है कि भाई ये नजरियाती लोग जो हमारे साथ नजरियाती लोग, तो मौलाना फजल रहमान साहब सदर बनने में दिलचस्पी, मौलाना फजल रहमान साहब आपको नजर आएंगे मुस्तकबिल के अंदर कि वो ऐवान सदर में या गवर्नर बेहतरीन सियासतदान है। और उन्होंने हमेशा कौम और उसूल की बात की। ऐवान सदर में नहीं जाएंगे? नहीं जी, तो बहुत छोटी बात है। मौलाना फजल रहमान की शख्सियत उनसे बहुत बड़ी। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब और फिर बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, कहाँ हैं वो और क्यों इस्लामाबाद आए और फिर चले गए। वेलकम बैक। तो कमर इस्लाम साहब, आपके लीडर नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ आया है अभी तक आईनी तरमीम के ऊपर? शायद मेरे से मिस हो गया है, लेकिन बिल्कुल आपसे मिस नहीं हुआ। आपने अभी फरमाया कि वो इस्लामाबाद आए, तो वो इस्लामाबाद इसीलिए आए थे, उनका आना मौक़िफ़ था या वापस जाना? एज ए मेंबर असेंबली। और अगर उनका वापस जाना मौक़िफ़ था तो फिर उसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जो 212 मौजूद थे वो गद्दे लगा के असेंबली में ही लेट जाते। जब एक चीज़ का फैसला हो गया कि जी अभी इस पे मज़ीद डिलिब्रेशंस होंगी, तो उन्होंने अपने घर वापस जाना, सब अपने अपने घरों में। तो नवाज शरीफ साहब डट के खड़े वोट को इज्जत देने के लिए इस आईनी तरमीम के जरिए। ये जो आईनी तरमीम है, इसमें अभी जो आपने जितनी चीज़ें बयान की कि जजेस की अपॉइंटमेंट में क्या होगा, पार्लियामेंटेरियंस का किरदार होगा, प्राइम मिनिस्टर अगर चीफ जस्टिस को इफ़ एट ऑल वो उस रिकमेंडेशन पे जिसके में अरकान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे और जजेस भी शायद सीनियर मोस्ट कुछ, तो ये किसकी सुपरमेसी है? पहले भी नवाज शरीफ साहब जजेस लगवाते रहे हैं। साकिब निसार साहब को उन्होंने जज लगाया, मलिक कयूम साहब को उन्होंने जज लगाया, माशाल्लाह आज वो बड़े इज्जत से उनका नाम लिया उस वक्त जब फर्द वाहिद जज लगाता था। जी जी, आप देखें कि होता था ना, वज़ीर-ए-आज़म नहीं, प्राइम मिनिस्टर होता था, चीफ जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस से। ये तो ये जो अभी भी जो 8 कमेटी की कमेटी होगी, उस कमेटी के वो अक्सरियती हुक्मरान जमात ही फैसला करेगी ना, तो उसके ऊपर तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता। ये किसकी सुपरमेसी है? ये वोट की सुपरमेसी है। अच्छा, पार्लियामेंट जितनी मजबूत होगी, यानी एक जज उठा के तो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दे, वो वोट की इज्जत है, या पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस को? ये जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी, ये वोट की सुप्रीमेसी थी। ये वोट की सुप्रीमेसी इसलिए थी कि प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया गया, जो इससे पहले एम्बिग्विटी थी कि प्राइम मिनिस्टर ही आर्मी चीफ को अपॉइंट करेगा। बात वो मानते ही नहीं थे क्योंकि कहीं कानून में नहीं लिखा होता, कहीं यही वजह थी शायद, कहीं नहीं। जहाँ तक वो 3 लोगों के पैनल के बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी वो तो थी, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये वज़ीर-ए-आज़म को कुल्ली तौर पर इख्तियार दिया गया। ये तो आपने दिया ना, उसके बगैर तो अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट की और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फैसला नून लीग का तो नहीं था, ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट का था ना। इमरान खान की गवर्नमेंट, नून लीग ने इत्तेफाक किया उससे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा। अच्छा, इस आईनी तरमीम के अंदर आज एक्सटेंशन देने का उसी कानून को देखें, इमरान खान ने तो एक कानून बनाया सादा अक्सरियत का, आपने उस कानून को इस आईनी तरमीम में आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि बगैर 2/3 अक्सरियत के उस कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। माशाल्लाह, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। खान साहब ने तो चले सादा कानून बनाया था, आपने उसको आइन का हिस्सा बना दिया, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने को। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि आज ये इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन दे रहे, हमेशा इमरान खान नहीं होंगे। आपने तो आइन में डाल दिया ना। अब तो जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, वो आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार उसके पास होगा, उसकी मंशा तक, उसकी नौकरी या एक्सटेंशन। इलेक्टेड पे आपने बड़ा जोर दिया है
प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और कौन सा प्राइम मिनिस्टर स्वाय निगरान के जिसके पास वो इख्तियारात नहीं होते। मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी 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 महाराज। मेरे ख्याल में सिर्फ ये चीफ जस्टिस की तैनाती मेरिट के मुताबिक है। बाकी जिस तरह कमर भाई ने कहा हम एक ड्राफ्ट भेजते 3 नाम होते हैं या 4-5 तो कहते हैं कि पैराग्राफ आप कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती में सियासतदानों की कमेटी है वो ठीक है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी अपने मेरिट पे आता है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब ये चीज़ उनसे लेना चाहते हैं, कोई आदमी मेरिट पर ना है, इनसे इतना कह दें इस प्रोग्राम के साथ से कि अपनी नीयत ठीक करें और चीफ जस्टिस इसी तरह मुंतखब हो जिस तरह पे कोई सियासत उसके अंदर न हो। अच्छा सर, हाफिज साहब ने एक शेर पढ़ा था वो उसी अत्तार के लोग मीर क्या सादा तो मुझे भी वो मिसरा याद आ गया कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमान 17वीं तरमीम के बाद आज जो है तो अब ठोकर लगी तो होशियार हो गए ना। आप जो भी होशियार नहीं हो रहे, होशियार हो रहे, लेकिन हम पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की तरफ जा रहे हैं। ठोकरें तो बहुत लगी है लेकिन अगली ठोकर का इंतजार किया जाता है। हम पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की तरफ जा रहे हैं। ठोकर लग गई है मान लेता हूँ और हम होशियार हो गए अपने साथ। अच्छा होशियार हो गए हम, बोझल हो गए ना। आप नहीं देख रहे कितने लोग आते हैं मना दे नहीं। मुझे ये बताएं, आप जो इलेक्शन कमीशन ने आपको बुला लिया है कि आपकी तो जमात के अंदर इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं और पीटीआई को भी नोटिस जारी हो गया है, तो ये आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है? वोट नहीं देंगे हुकूमत को इस तरह के हालात का सामना करना पड़े। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आजाद है। अच्छा, वो किधर था रात को 12 बजे के बाद? पार्टी के अंदर तो इलेक्शन होते नहीं है। होता है? अच्छा, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों नोटिस दिया है? भाई उसको तंग करना है, दबाव में रखना है जालिम को। यही पहले नैब था, अब इलेक्शन कमीशन। पीटीआई के साथ भी जो हो रहा है वो भी मकसद तंग करना है पीटीआई को, वो अलग केस है? किधर अलग है? 180 सीटें जीतकर इनको इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए था। ये सबका यही मौक़िफ़ है ना, तमाम दुनिया का मौक़िफ़ है। आप बहुत साथ आपको नहीं पता। सही बात है, पाकिस्तान में लेकिन मखसूस नशिस्तें लेने से आपने इनकार नहीं किया। मखसूस अगर जो माले गनीमत था मखसूस नशिस्तों में भी वही बात है। अच्छा, हमें मिल रही है तो भी ठीक वही बात है, दूसरे मिल रही। मैं उसूली बात कर रहा हूँ कि अवाम ने जिसको मखसूस नशिस्तें लेना असूली था नहीं, तो फिर हमने कब कहा में दे दे? नहीं आपने, अच्छा आपसे आए तो आने दो भाई। पीपल्स पार्टी को आप दे रहे हो और ज्यादा सुना था ना नहीं शोरबे में गोश्त आ जाए तो नहीं, अगर सब चीजें आप उनको दे तो उन्होंने अपना मुंह छिपाने के लिए हमें भी दे दिया होगा, मांगे तो नहीं है। आपने कहा खुद आए तो ठीक है सर। क्यों डॉक्टर साहब, आपके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस लग गया, क्या कहते हैं आप? लगने दीजिए। अच्छा, लगने दीजिए, क्योंकि अभी वजाहत भी आ गई है ना। कोई बात, देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ये बेसिकली मेरे लिहाज से वही मैं कह रहा हूँ, ये सारा का सारा मेरा एक सवाल उठता है, वो ये था कि जब इलेक्शन कमीशन को 2022 में उनको पता था कि ये एक चीज़ हमें ये जो जून में हुआ था इलेक्शन वो गलत है, उनको पता था, आपको फिर भी नहीं था? नहीं, देखें उन्होंने फैसला महफूज कर लिया, वो फैसला 4 महीने महफूज किया, ठीक है ना। अब ये कोई तरीका नहीं होता। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कहें कि ये इस चीजें हैं, ताकि आपने बहुत दफा टाइम मांगा था क्या? नहीं, देखिए वो तो नहीं, देखिए वो 2 दफा कराया, दोनों दफा कराया। नहीं, देखिए इससे ये हो जाता है ना, इससे ये हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं देखिए जो हमारी पार्टी की कोताहियां थी, मैं ये समझता हूँ वो नहीं होनी चाहिए थी, उसको उनको एड्रेस करना चाहिए था। ये मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमें कम से कम अपने लिहाज से सेकंड टाइम, और अगर सेकंड टाइम नहीं थर्ड टाइम तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए था। वो चीज़ें मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश करूंगा भी नहीं। आखिर में कमर इस्लाम साहब, नवाज शरीफ साहब कब इस्लामाबाद के दौरे पे आएंगे आप? जी, जब कोई और ज़रूरत पेश आई, लेकिन जब ये आईनी तरमीम राइप हो जाती है तो इंशाल्लाह वो देने के लिए ज़रूर आएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, कायदे ईमान रहे, इस आईनी तरमीम के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? थोड़े सवाल जवाब हो जाते हैं और डट के जवाब देते हैं। अभी तो इस पर डिलिब्रेशन हो रही है। जब ये जो मुजव्वज़ा है तजवीज़, जब हो जाएंगी चीजें फाइनल हो जाएंगी तो बिल्कुल पार्टी नहीं, वो अपनी तरफ से दफा करेगी उसका। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अगर होगी तो ठीक है, उनको डिफेंड कर लेंगे, ना हुई तो कहेंगे ये तो हमारी थी नहीं। कोई एक स्पेसिफिक चीज तो है नहीं ना, ये तो बहुत एक ग्रुप है। तो ये जब सारी चीजें फाइनल राइप हो जाएंगी उसके बाद मुस्लिम लीग नून बिल्कुल दफा करेगी। मेरे ख्याल में इस वक्त की पॉलिटिक्स में मियां नवाज शरीफ साहब इररेलेवेंट हो गए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जेल से बाहर है इसलिए नहीं। अच्छा। उन्होंने जो सारा अपना किरदार जिस तरीके से अदा किया ना, ही हैज ऑटोमेटिकली बिकम इररेलेवेंट। चलें जी,
बहुत शुक्रिया। अब रेलिवेंट कौन है, इररेलेवेंट कौन है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर यकीनी तौर पे बज़ाहिर सियासतदान, सियासी जमातें और पार्लियामेंट जो है कुछ ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लग रही। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।